हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में एक अगला नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी का। पिछले वीडियो तक हमने जो इलेक्शन सिस्टम था, सारे इलेक्शन सिस्टम समझे, फर्स्ट पास दी पोस्ट, उसके बाद में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज कंपैरिजन, क्यों हमने अडॉप्ट किया, सारी चीजें। अब शिफ्ट करते हैं कहां पे? रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। इस टॉपिक पे देखिए, टॉपिक को अगर समझेंगे, रिजर्वेशन और कंस्टिट्यूएंसी दो शब्द आते हैं। कंस्टिट्यूएंसी क्या होता है? तो हमने देखा था हमारी कंट्री को हमने अलग अलग जियोग्राफिकल टेरिटरीज में डिवाइड किया है। कितनी जियोग्राफिकल टेरिटरीज हैं, मतलब कितनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं? जवाब दो उधर से, 543 है। ठीक है, बढ़िया, दो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, तो 543 कंस्टिट्यूएंसीज हो गई। अब ये जो 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, इनमें क्या होता है? हर कंस्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट इलेक्ट होकर आता है। अब आपने रिजर्वेशन भी पढ़ा है। रिजर्वेशन मतलब क्या करना? आप किसी एक चीज को जब किसी एक स्पेसिफिक पर्सन, किसी एक कैटेगरी के लिए फिक्स कर देते हो। तो अब रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी मतलब क्या है? कि कंस्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया। सवाल किसके लिए किया, क्यों किया? तो अब वही समझने वाले हैं हम इस वीडियो लेक्चर में। देखो, तो एट टाइम्स एफपीटीपी इलेक्शन सिस्टम प्रूव्स डेट्रीमेंटल या फिर डिसएडवांटेजियस। ठीक है, किसके लिए, क्यों, सारी चीजें। देखो क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है, जो एफपीटीपी इलेक्शन सिस्टम होता है, जो हमने पढ़ा, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, जो हमारी कंट्री में हमने अडॉप्ट किया है, तो वो क्या होता है? देखो, पिछले वीडियो में आपने क्या देखा, खूब एडवांटेज देख लिया कि हाँ इसलिए अच्छा है और इसलिए हमने अडॉप्ट किया। अब जरा इसका एक लूप होल देखो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का, क्या कि इट बिकम्स डिसएडवांटेजियस फॉर स्मॉलर सोशल ग्रुप। ठीक है, स्मॉलर सोशल ग्रुप मोर सिग्निफिकेंट इन इंडियन सोशल कंटेक्स्ट। ये दोनों लाइन समझ लो, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। देखो, अब हमारी सोसाइटी अगर हम देखें, तो हमारी सोसाइटी हिस्टोरिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट ऑपरेशन, इन सारी चीजों को फेस करते हुए, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटी में हैं, तो उन लोगों ने क्या देखा है? हमने देखा कि कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। ठीक है, जो अपर कास्ट के लोग हैं तो लोअर कास्ट के लोगों को ऊपर नहीं आने दे रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में क्या होगा कि एक कंस्टिट्यूएंसी है। ठीक है, अब एक कंस्टिट्यूएंसी ए में इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, इलेक्शन होगा, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। अब मान लो क्या होता है कि यहां पे कोई स्मॉलर सोशल ग्रुप है, ठीक है, एक छोटा सोशल ग्रुप है, उस सोशल ग्रुप का अगर कोई एक कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है, तो दिखती बात है कि अगर वो सोशल ग्रुप छोटा है, उसकी जनसंख्या कम है, तो जो अपर कास्ट के लोग हैं या फिर जो एक लार्ज सोशल ग्रुप है, वो उसे वोट नहीं देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स तो अटैच रहते हैं, वो उसे वोट नहीं देगा, और स्मॉलर सोशल ग्रुप्स के ऊपर आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। ठीक है, उनके जीतने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और ये जो मैंने कहा मोर सिग्निफिकेंट इन इंडियन सोशल कंटेक्स्ट, तो हमारी हिस्ट्री थोड़ा सा हमें ये बताती कि किस तरह से जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग जो हैं, तो उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी में क्या किया गया है? नेग्लेक्ट किया गया है, डिस्क्रिमिनेट किया गया है। ठीक है, आया ना समझ में? तो एट टाइम्स एफपीटीपी जो ये इलेक्शन सिस्टम है, वो किस तरह से डिसएडवांटेजियस प्रूव होता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को तो पहले से ही पता होगा, उन्हें पता था, उन्होंने जब इस चीज का आर्गुमेंट दिया, मैंने पढ़ा, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज के बारे में पहले से ही सोच लिया होगा कि हाँ ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखो, समझना इस चीज को, एफपीटीपी का ड्रॉबैक था, तो अब आप बोलोगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही ऑप्ट कर लेते इससे अच्छा। ठीक है, उसमें कम से कम ये सोशल ग्रुप उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, क्या है, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, वोट शेयर के हिसाब से सीट्स तो मिल जाती उनको। लेकिन समझो, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कल को ऐसा हो जाता है कि वोट शेयर मिल गया, मान लो उनको 10% के हिसाब से। अब ये छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स क्या करने लगते हैं? वो 10% डिमांड करने लगते हैं, हमारा तो अलग देश बना दो। तो वो चैलेंज भी था, वहां पे दोनों दिक्कतें थी। आगे समझ में? एफपीटीपी में भी प्रॉब्लम है और यहां भी एक चैलेंज है। यहां क्या चैलेंज है कि अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ले लेते तो वही मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताया, सोसाइटी आइसोलेशन की पोलराइजेशन हो जाता सोसाइटी का, सॉरी। ठीक है, तो सोसाइटी में विभाजन होने लगता, ये चीजें एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती। तो उसके चलते क्या हुआ, द एफपीटीपी इलेक्टोरल सिस्टम कैन मीन दैट द डोमिनेंट सोशल ग्रुप एंड द कास्ट कैन विन एवरीवेयर एंड द ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स मे कंटिन्यू टू रिमेन अनरिप्रेजेंटेड। आगे समझ में? तो क्या हुआ कि एफपीटीपी जो है, एफपीटीपी इलेक्शन सिस्टम के चलते ये देखने को मिला, ये ऑब्जर्व किया गया, और ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स का अनुमान भी था कि जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप है, ठीक है, वो हर जगह जीत जाएगा। जैसे अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी है, तो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में मान लो हमारी कंट्री में जैसे कहते हैं कि जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं, अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं,
तो वो क्या होंगे, वो डोमिनेंट है, हर कंस्टिट्यूएंसी में उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। अब जब हर कंस्टिट्यूएंसी में उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उनके जीतने की पॉसिबिलिटी, दे मे विन एवरीवेयर एंड द ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप में कंटिन्यू टू रिमेन अनरिप्रेजेंटेटेड। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स भी किसके निकल के आएंगे, अपर कास्ट के निकल के आएंगे। ठीक है, तो जो क्या कह सकते हैं, क्या ऑप्रेस्ड, जो हमेशा से हिस्ट्री से उठा के देखे तो जो परेशान होता हुआ है, वो सोशल ग्रुप अनरिप्रेजेंटेड रह जाएगा। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं हम, इलेक्शन वाला सिस्टम मैंने पूरा बता दिया, अब रिप्रेजेंटेशन पे आ जाओ। तो ये इंश्योर करने के लिए कि ऑप्रेस्ड ग्रुप को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है, देयरफॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेंट विद द आइडिया ऑफ रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। ठीक है, जो मैंने आपको बताया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वो अलग देश की डिमांड कर लेते, क्या मतलब क्या भरोसा। ठीक है, और एफपीटीपी में दिखती बात है कि दे विल कंटिन्यू टू रिमेन अनरिप्रेजेंटेटेड। दोनों चीजों में क्या थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। अब करना क्या, आपको एक ब्रिज बनाना होगा। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक आइडिया निकाला, क्या, दे वेंट विद द आइडिया ऑफ रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। उन्होंने बोला कि सिस्टम एफटीपीटी ही रखो, ठीक है, लेकिन क्या करो, इसमें रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी वाला कंसेप्ट ले आओ। अब ये रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी वाला कंसेप्ट क्या है, ये आपको मैं अभी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि आपने फिक्स कर दिया कि इस कंस्टिट्यूएंसी से इस सोशल ग्रुप का इंसान ही इलेक्शन जीत में कंटेस्ट करेगा। अब इलेक्शन वही कंटेस्ट करेगा, तो दिखती बात है कि दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज उसी कैटेगरी के इंसान को उतारेगी। ठीक है, तो जीतना उसी कैटेगरी का इंसान है। ठीक, अब देखो क्या है, तो ये प्रॉब्लम जो है, तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तभी निकल के आई प्रॉब्लम तो पहले से फेस कर रहे थे। तो पहले लोगों ने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट, इस चीज का आइडिया सजेस्ट किया कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों ने सपोर्ट किया रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी को। तो क्या होता है कि एक लड़ाई चल बैठी सेपरेट इलेक्टोरेट वर्सेस रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी की। ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या कंट्रोवर्सी है, वो मैं समझाता हूं। ठीक है, इसके ऊपर की जो पूरी डिबेट है उसे समझो पहले। मतलब आप डिफाइन टाइप में आपको क्वेश्चन ये आ सकते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझो। देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, जैसे पाकिस्तान जो हो गया, एक देख लो तो पाकिस्तान एक सेपरेट इलेक्टोरेट का एग्जाम्पल हो गया। या फिर कह सकते हैं जैसे आपने 10th में पूना पैक्ट वाला वो पढ़ा था, महात्मा गांधी, थोड़ा सा पुरानी यादें ताजा करते हैं। ठीक है, 10th हिस्ट्री में पढ़ा था आपने नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर ने पहले दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी थी। देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। आ गया समझ में, मतलब कि हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में कंस्टिट्यूएंसीज हैं, कंस्टिट्यूएंसी नंबर ए। ठीक है, तो अब ये कंस्टिट्यूएंसी से अगर मान लो आपको किसी दलित को क्या करना है, इलेक्ट करना है, इलेक्ट करवाना है, उसे रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, हमने ये देख लिया कि जो ऑप्रेस्ड सोसाइटी का जो ऑप्रेस्ड सेक्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के हिसाब से क्या किया जाएगा कि ये जो कंस्टिट्यूएंसी है इसमें सब रहेंगे, जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है, सारी कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, सारे सोशल ग्रुप है। अब क्या है, अब आपने बोल दिया कि यार एक शेड्यूल कास्ट के इंसान का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो सेपरेट इलेक्टोरेट के हिसाब से क्या होगा, आप बोल देंगे कि हां ये इंसान शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है और इसे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंटेशन दिलवाएंगे। और वोट कौन देगा, ठीक है, तो वोट देने के लिए एलिजिबल कौन होगा, ठीक है, दोस वोटर्स वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी ओनली। ठीक है, तो आपने क्या बोल दिया कि दलित ही लीडर बनेगा, दलित को ही क्या मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और वोट्स कौन करेंगे, शेड्यूल कास्ट के लोग ही करेंगे, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही वोट दिया जाएगा, वोटिंग राइट दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा रेडिकल हो गया। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, देखो इसमें प्रॉब्लम्स ये थी, सबसे पहले कि आप इक्वलिटी ऑफ जो क्या कह सकते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करते हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हो, और कुछ लोगों का वोटिंग राइट छीन ले रहे हो। क्यों, क्योंकि एक सेक्शन को क्या देना है आपको, एक सेक्शन को आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, तो आप वोटिंग राइट छुड़ा ले रहे हो। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई कि आप वोटिंग राइट छुड़ा ले रहे हो। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, दूसरी प्रॉब्लम ये सेपरेट इलेक्टोरेट की वही वाली बात कि सोसाइटी फिर पोलराइज होते चले जाएगी। सोसाइटी में विभाजन के लिए क्या हो जाएगा, लोगों को एक वो मिल जाएगा, एक थ्रेड मिल जाएगी। जैसे मान लो यहां से आपने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, बोल दिया कि यहां पे जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन्हीं के पास वोटिंग राइट है, वो उन्हीं के लीडर को चूज करेंगे। तो फिर वो लोग ऐसे देख लेंगे कि यार ये तो अपना एरिया है पूरा, ठीक है, उन्हें देश के दूसरे पार्ट से फिर मतलब नहीं रह जाएगा। वो क्या सोचेंगे कि इतने एरिया में जब हमारा डोमिनेशन है, हमारा लीडर है, उनका लीडर उनके फॉलोवर्स को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि डिमांड वहां पे ही उठने लगेगी, अलग यूनिट बनाओ। पाकिस्तान के साथ में यही हुआ। या फिर कह सकते हैं कि जो आइडिया ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट का
मुस्लिम्स के लिए लाए थे। तो वहीं से कहीं ना कहीं क्या होते चले गया, देश हमारा विभाजित होते चले गया। जब सेपरेट इलेक्टोरेट वाला आइडिया समझ में आ गया तो उन्होंने बोला कि जब सेपरेट इलेक्टोरेट मिल सकता तो सेपरेट नेशन क्यों नहीं मिल सकता। आया ना समझ में। तो ये कंट्री को डिवाइड कर सकता था, वोटिंग राइट इक्वल नहीं मिल रहे थे लोगों को। तो इसके चलते फिर क्या है, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसकी तरफ फिर ध्यान नहीं दिया, बोला हटाओ, ठीक है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का आइडिया देखो, इसमें क्या हुआ कि ऑल वोटर्स इन दी कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एलिजिबल टू वोट। जो पहली प्रॉब्लम थी, क्या पहली प्रॉब्लम ये थी कि वोटिंग राइट छूट जा रहे हैं कुछ लोगों के, ठीक है। तो अब यहां पे बोल दिया कि वोटिंग राइट सबको रहेगा, चाहे आप शेड्यूल कास्ट से हो, चाहे आप शेड्यूल ट्राइब से हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, सबको वोटिंग राइट रहेगा। ऑल वोटर्स आर इन दी कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एलिजिबल टू वोट, बट द कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंग टू ओनली ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, आप रिजर्व कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो आपने बोल दिया कि जितने भी क्या है, जितने भी वोटर्स हैं सब वोट दो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो। लेकिन आप जिसे वोट दोगे, जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होने वाला है, जिससे रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है, तो बीजेपी से खड़ा हो, चाहे वो कांग्रेस से खड़ा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से खड़ा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से खड़ा हो, वो इंसान एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होना चाहिए, जिस कम्युनिटी को हम रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं। तो और सोशल सेक्शन का होना चाहिए, फॉर विच दी सीट इज रिजर्व्ड। तो यहां पे जितनी भी टोटल कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उन टोटल कंस्टिट्यूएंसीज को क्या कर दिया आपने, रिजर्व कर दिया। बोल दिया कि ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। मतलब इस कंस्टिट्यूएंसी से एक शेड्यूल्ड कास्ट का इंसान ही क्या कर सकता है, इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के इंसान के लिए ये सीट नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसे में तो, हाँ, एक सवाल आपके मन में आया होगा क्या, कि ऐसा अगर रहेगा तो जो जनरल कैटेगरी के इंसान रह रहे हैं यहां पे, वो भी तो एक अच्छी पॉपुलेशन रह रही है। मतलब मान लीजिए कि वहां पे क्या है, जनरल कैटेगरी के बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो वो तो फिर जीवन भर कभी अपने आप को कंटेस्ट ही नहीं करवा पाएंगे, ऐसा चलेगा। तो इसी देखो प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। तो क्या बोल दिया कि नहीं नहीं, हमेशा के लिए हम रिजर्व थोड़ी ना कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। ये क्या होती रहेगी, ये शिफ्ट, मतलब ये जो रिजर्वेशन है ये रोटेट होता रहेगा। ठीक है, ये रिजर्वेशन रोटेट होता रहेगा कि ये कंस्टिट्यूएंसी इन 5 सालों के लिए मान लीजिए शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दिए, तो हो सकता है अगले 5 सालों के लिए इसको क्या कर दे, जनरल सीट बना दे। आगे समझ में। तो रिजर्वेशन जो किया गया तो वो परमानेंट नहीं, मतलब कह सकते हैं क्या, टेम्पररी किया गया, परमानेंट नहीं किया गया। नीड समझो, इसकी नीड क्या थी, तो सम सोशल ग्रुप्स आर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री बट देयर नंबर्स मे नॉट बी सफिशिएंट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस द विक्ट्री ऑफ अ कैंडिडेट। जैसे क्या होता है कि शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन तो है हमारे देश में, लेकिन अब क्या है कि कुछ यहां पे हैं, कुछ यहां पे हैं, कुछ यहां पे है, कुछ यहां पे। अब इस कंस्टिट्यूएंसी में जैसे जितने शेड्यूल कास्ट हैं, तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, लेकिन दे आर नॉट इन दैट नंबर कि वो इलेक्शन के आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सके। तो उन्हें इलेक्शन में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका कैसे दिया हमने दिया उन्हें मौका रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का आइडिया अडॉप्ट करके। और ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, वो शिफ्ट होती रहती है, सबको मौका मिलता रहता है। और जो प्रॉब्लम थी कि जो ऑप्रेस्ड सोशल सेक्शन पीछे रह जाएगा, अनरिप्रेजेंटेड रह जाएगा, ठीक है, उसे भी हमने क्या कर दिया, प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, देयरफॉर टू इंश्योर देयर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन बिकम्स नेसेसरी। ठीक है, आया ना समझ में यहां तक? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर क्रिस्टल क्लियर है तो इस बार कमेंट सेक्शन में बताओगे आप कि जी हां बिल्कुल बेहतरीन तरह से क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे देखो क्या है। अगर हम इसी चीज को और एक्सटेंड करें, इसी रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी को, देखो बड़ा टॉपिक है ये, तो मैं आपको आइडिया दे दिया मैंने कि क्यों लाया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, उस पर क्वेश्चन बन सकता था, वो भी बता दिया। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, 2 सेक्शन के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, कौन कौन से 2 सेक्शन है? अच्छा, इसको ध्यान रखना, भी आगे अगले वीडियो लेक्चर में हम और पढ़ेंगे इसी चीज से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लोकसभा के इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर वाले इलेक्शन, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले मतलब जो चीफ मिनिस्टर वाले इलेक्शन, एमपी और एमएलए वाले इलेक्शन जो है, तो उन इलेक्शंस में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए हमने क्या दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया है। ठीक है, अब मैंने इस स्पेसिफिकली लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों बोला, क्योंकि देखो लोकल इलेक्शंस भी होते हैं, लोकल इलेक्शंस में एक अलग सिनेरियो होगा। ठीक है, वो बहुत सारी चीजें रहती है, तो अभी अच्छे से समझना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, तो पहले ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ओरिजिनल पोजीशन बता रहा हूं, आज की पोजीशन नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि शब्द को अच्छे से समझते चलना। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट
और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए क्या था, रिजर्वेशन था। 1992 के बाद में चीजें बदली है क्योंकि, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए क्या था, रिजर्वेशन था, ठीक है, इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो शुरुआत में ये रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था, और समझना इस चीज को। और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट जो है, ठीक है, मतलब लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर अगर चाहे तो इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर सकती है। अगर लेजिस्लेचर को ऐसा लगे कि हाँ 10 सालों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों का अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया है, तो वो एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो ये यहीं पे तो पॉलिटिक्स थोड़ी सी गड़बड़ा गई हमारे देश की। क्या कि 10 सालों के बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन खत्म कर देती तो उन्हें यह डर था कि कहीं हमारा वोट बैंक हमसे दूर ना हो जाए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हमसे खफा ना हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने और एक्सटेंड कर दिया। फर्दर बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सटेंडेड अप टू 2020 है यहां पे, ठीक है। 2020 भी इसलिए क्योंकि 2009 में उसे और एक्सटेंड कर दिया था, और 2020 में अब फिर एक्सटेंड कर दिया है। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हो चुका है, ठीक है। तो क्या होता है कि फर्दर बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सटेंडेड अप टू 2020, और 2020 के आगे आपकी बुक में 20 लिखा है, ये और एक्सटेंड हो गया 10 सालों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर दी थी, ठीक है, बोला था कि शुरुआत में 10 साल के लिए है, अगर लगे कि सब ठीक हो गया है तो उसे हटाया जा सकता है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अपने वोट बैंक को बचाने के चक्कर में लगे रहे सब, और ये रिजर्वेशन एक्सटेंड होते चले आ रहा है। और इसी कारण से आज हम देखते हैं तो आज लोग बहुत वोकल हो गए रिजर्वेशन के अगेंस्ट में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था बहुत सोच समझ के डाला था, लेकिन चीजें कैसे पॉलिटिसाइज हो गई आगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो समझ गए आप। आया समझ में, ठीक है। और पार्लियामेंट इसे और भी एक्सटेंड कर सकती, तो अब वो बहुत बोल्ड स्टेप चाहिए होगा, कोई एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर आए जो जनता को समझा पाए, खुद इस चीज की अहमियत समझता हो, और तब वो कहीं ना कहीं उसमें एक सुधार आया जा सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट, तो वैसे पार्लियामेंट के पास पावर है, अगर चैप्टर वाइज पढ़े तो पार्लियामेंट कैन फर्दर एक्सटेंड इट, ठीक है। हाउ मच रिजर्वेशन, अब देखो कुछ सवाल है, कुछ सवाल के साथ में छोड़ेंगे आपको। कितना रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन अगर देखें तो एज ऑन जनवरी 2019, ठीक है, जनवरी 2019 के हिसाब से क्या होता है, जनवरी 2019 के हिसाब से 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए आउट ऑफ 545 सीट्स की बात कर रहे हैं। 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए है, 47 सीट्स शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ठीक है, आउट ऑफ 443 क्योंकि 2 सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड है, एंग्लो इंडियंस जो हैं, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के पीढ़ी के लोग जो यहाँ छूट गए ना, जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनके लिए 2 सीट रिजर्व कर दी है। तो 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए है, 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए है, आउट ऑफ 543 लोकसभा सीट्स एज ऑन जनवरी 2019। अब ये जो नंबर है ना 84 और 47, ये भी बढ़ता मतलब घटता और बढ़ता रहता है, ठीक है, जैसे सीट्स रोटेट होती है वैसे। अब ये पूरा मैंने कहानी बता दी आपको रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी की। सवाल अब आपके मन में, हु डिसाइड्स विच कंस्टिट्यूएंसी इज टू बी रिजर्व्ड, कौन डिसाइड करता है कि किस कंस्टिट्यूएंसी को रिजर्व करना है। On what basis is this decision taken? ये डिसीजन किस बेसिस पे लिया जाता है कि हाँ इसी कंस्टिट्यूएंसी को रिजर्व करें, डिसीजन लेने वाला कौन है, ठीक है। तो ये सारा काम किया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखो, क्योंकि ये टॉपिक एक ही दिया आपकी बुक में, लेकिन अब क्योंकि यहां से रोल बदल जाता है, पिक्चर में डीलिमिटेशन कमीशन आ जाता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डीलिमिटेशन कमीशन को पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? इस वीडियो लेक्चर में जितनी भी चीजें बताई, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, एक ही वीडियो को देखते हैं, तो आइदर दे विल आंसर योर क्वेश्चंस, और टाइम मिलेगा तो मैं भी कर सकता हूं। क्लियर है? टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।